प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के समक्ष स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत ही ज्यादा जानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और 3 मार्च को प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों का पेपर है ये, और जीव विज्ञान का। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर आप लोग के साथ डिस्कस होने जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। जीव विज्ञान का 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट है। 348 जियो सेट है, ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सेशन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। और यहाँ के जो प्रश्न सिलेक्टिव हैं, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें पूरा का पूरा जो है सोल्यूशन के साथ आप लोग का उपलब्ध है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो इसका डिस्कस मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जबरदस्त तरीके से जो है इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, ताकि खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 3 मार्च को टारगेट में लेते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए यहाँ पर जब बायोलॉजी में बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थी, जीव विज्ञान का 12 का, तो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए पहला क्या है। पहला का जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, आम। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए, आम जो हो जाएगा वो जो है आभासी फल नहीं होता है। इसके अलावा सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट जो होता है ये आभासी फलों में होता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। ख देखिए प्रश्न क्या है हम लोगों का, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट कौन है। एयूजी, यूएजी, यूजीए, यूएए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा विकल्प नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, एयूजी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय जैव विघटित प्रदूषक है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, वाहित मल जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, का विकल्प नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर घ प्रश्न की ओर। देखिए, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित कहाँ पर है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल कहाँ स्थित है। प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में, लखीमपुर खीरी में। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो है लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। चलिए निश्चित उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निश्चित उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला को भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर शामिल की गई है और निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित जरूर करेगी। तो जबरदस्त तरीके से इसे क्लासमेट पर भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए दूसरा का प्रश्न क्या है, टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, टेपिटम जो होता है वो पराग कोष में स्थित होता है। कहाँ पर होता है, पराग कोष में होता है। यह परागकण का पोषण करती है तथा उनका विकास करती है। यह परागकण का पोषण करती है तथा उनका विकास करती है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। दूसरे का प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। देखिए, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, ठीक है ना। मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने देखिए मटर के पौधों में देखा जाए तो 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, ठीक है ना। कितने जोड़ी, 7 जोड़ी। किस पैथोजन के कारण हाथी पांव एलिफेंटिएसिस रोग होता है। यह पैथोजन किस संघ से संबंधित होता है, ठीक है। ये हम लोग का प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए प्रश्न में क्या होगा, हाथी पांव देखिए फाइलेरिया भी जिसको कहा जाता है, संघ निर्मेटोडा। संघ निर्मेटोडा का परजीवी जो है वाउचेरेरिया वाउचेरेरिया बैंक्राफ्टी के संक्रमण से होता है। परजीवी कौन सा है, वाउचेरिया बैंक्राफ्टी के संक्रमण से हाथी पांव या फाइलेरिया होता है। देखिए आर, डीएनए में आर क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए, डीएनए में जो पुनः संयोजक जो होता है, रिकॉम्बिनेंट जो होता है, उसी का काम होता है, पुनः संयोजक के रूप में होता है आर जो होता है। निकेत को परिभाषित कीजिए। देखिए निकेत जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, वह स्थान विशेष या प्राकृतिक परिवेश होता है जहाँ जीव अपने जीवीय संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है, उसे हम लोग निकेत कहते हैं। यानी ऐसा स्थान जहाँ पर विशेष या प्राकृतिक परिवेश जहाँ जीव अपने जीवीय संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निकेत कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में। हम लोग अब यहाँ पर अति लघु की ओर जबरदस्त तरीके से प्रिय विद्यार्थियों शेयर कर दीजिए इसको, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। डीजे सर मैथ को भी हम लोग को एक बुलंदियों को ले जाना है प्रिय विद्यार्थियों। तो जबरदस्त तरीके से आप लोग जब इसे शेयर करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तीसरे का देखिए क्या, आईवीएफ तथा जीआईएफटी का पूरा नाम। आईवीएफ का देखिए पूरा नाम क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। जीआईएफटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर।
गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर जो होता है GIFT का पूरा नाम होता है। क देखिए प्रश्न क्या है, असंग जनन पर एक टिप्पणी लिखिए। असंग जनन पर एक टिप्पणी लिखना है। असंग जनन जो होता है देखिए एपोमिक्सिस, देखिए अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें क्या होता है नए पौधों का निर्माण युग्मकों के संलयन से ही होता है, युग्मकों के संलयन से ही होता है, असंगजनन कहलाता है, ठीक है ना, एपोमिक्सिस कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर ग प्रश्न की ओर। देखिए ग हम लोग का प्रश्न क्या है, टर्नर एवं क्लाइंसफेक्टर सिंड्रोमा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए टर्नर सिंड्रोमा में अगर देखा जाए, सिंड्रोम में देखा जाए तो गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर कितना हो जाती है, 45 हो जाती है। और क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम में देखा जाए तो गुणसूत्रों की संख्या जो होता है 46 के स्थान पर 47 हो जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है 46 की जगह 45 हो जाता है, जबकि क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम में जो होता है वो 46 की जगह पर 47 हो जाता है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न आपका। चलिए घ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। फटाफट लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए विद्यार्थियों, दबाकर ठोक दीजिए। एल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं। तो देखिए एल्कोहल के कुप्रभाव में अगर देखा जाए तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, एल्कोहल का सेवन करने से चेतना शून्य हो जाता है, ठीक है ना। कॉन्शस यानी माइंड का नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक तरीके से डाइवर्ट होने लगता है, गड़बड़ होने लगता है। व्यक्ति का शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है, जाहिर सी बात है जब चेतना में नहीं रहेगा तो शरीर पर नियंत्रण भी नहीं रहेगा। एल्कोहल के सेवन से शरीर का यकृत क्या होता है, खराब होने लगता है, ठीक है ना, लीवर। जैव विविधता हॉट स्पॉट से क्या आशय है, यह हम लोग का प्रश्न है। जैव विविधता हॉट स्पॉट से क्या आशय है। एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता हॉट स्पॉट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परागण का क्या होता है, पुष्पी पादप के वर्तिकाग्र तक जाने की घटना को जो होता है परागण कहते हैं। परागण देखिए मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है इसमें। पहला देखा जाए तो स्वपरागण ना, जब परागण एक ही पादप के एक पुष्प से दूसरे या एक ही पुष्प के परागण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, स्वयुग्मन होता है और सजात पुष्पी परागण होता है। क्या होता है, स्वयुग्मन होता है और सजात पुष्पी परागण होता है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर परागण में, जब किसी एक पादप के परागण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं, कहा जाता है। पर परागण भिन्न भिन्न कारकों पर निर्भर करता है और परागण जो माध्यम के आधार पर देखा जाए तो निम्न प्रकार के होते हैं, कौन, वायु परागण हो गया, जल परागण हो गया, कीट परागण हो गया, जंतु परागण हो गया, ई जो हो गया पक्षी परागण हो गया, एफ जो हो गया जंतुकी परागण हो गया, चमगादड़ द्वारा परागण, ठीक है ना। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ख देखा जाए तो प्रश्न क्या है, प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है विद्यार्थियों। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेसेंटा के बारे में अगर बात करें हम लोग यहाँ पर तो देखिए क्या हो जाएगा, अपरा एक संयुक्त संरचना है जो स्तनियों के गर्भ में देखा जाए तो भ्रूण को गर्भाशय से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जोड़ने में सहायक होती है, ठीक है ना। अपरा भ्रूण के विकास में निम्नलिखित कार्य करता है, ठीक है ना। भ्रूण के विकास में निम्नलिखित कार्य कौन कर, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, भ्रूण का पोषण करने का काम होता है। दूसरा क्या होता है, श्वसन का करने का काम होता है। तीसरा क्या होता है, उत्सर्जन करने का काम होता है। और चौथा जो होता है हार्मोन्स का श्रावण होता है। क्या होता है, हार्मोन्स का श्रावण भी देखने को मिलता है, ठीक है। ग प्रश्न देखिए क्या है विद्यार्थियों, अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में विभेद कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में क्या अंतर होता है। अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में विभेद करने का मतलब देखिए क्या है। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लिया जाए। देखिए संतति क्या होता है, 2 जनकों से मिलती जुलती नहीं होती तथा एक नई तीसरा लक्षण उत्पन्न होती है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता तथा इनके बीच का सा होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। देखिए सप्रभाविता का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, सप्रभाविता जो होता है जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्रभाविता कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जैव विविधता के महत्व को समझाना है यहाँ पर। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जीवों का मिश्रण। जीवों के मिश्रण को ही हम लोग जैव विविधता कहते हैं।
किसी स्थान की जैव विविधता में देखा जाए तो अनेक प्रकार की प्रजातियों के पौधे देखने को मिलते हैं, जीव जंतु देखने को मिलते हैं, सूक्ष्म जीव आदि पाए जाते हैं। जितने जीव उतनी विभिन्नताएं मिलती हैं एवं उतने ही उनके क्या होते हैं, आनुवांशिक लक्षण भी होते हैं। जैसे विविधता परिस्थितियों खाद्य जाल निर्मित करता है, ठीक है ना। जैसे स्तनधारी हो गया आपका, पक्षी हो गया, मत्स्य हो गए, मेढक हो गए, जीवाणु हो गए, विषाणु आदि जितने भी जैव विविधता में समाहित होते हैं लोग, ठीक है ना। ये जैव विविधता के महत्वपूर्ण प्रकार हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैव विविधता का महत्व क्या क्या है। देखिए जैव विविधता के महत्व में अगर देखा जाए तो कई पॉइंट है। पहला देखा जाए तो भोजन के स्रोत हो गए, दूसरा क्या हो गया, आय का स्रोत हो गया, तीसरा देखिए क्या हो गया, पर्यावरण संतुलन देखिए हो गया इसमें। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के तेल एवं औषधियों की आपूर्ति होती है। पांचवा क्या है, ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। छठवां जो होता है घरेलू उपयोग के वस्तुओं की प्राप्ति होती है। और सातवां जो होता है इसमें क्या होता है, उद्योगों हेतु कच्चा माल भी मिलता है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों। इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। और जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करना, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट मार के सभी का। मलेरिया परजीवी, देखिए ये ख प्रश्न भी है इंपॉर्टेंट। और मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम बताना है, ठीक है ना। मलेरिया के प्रकारों में देखिए उल्लेख करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इन सभी को मानव में ए बी और रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन करना है यहाँ पर। टिप्पणी लिखना है ब्लू कोष पर और विपुंसन पर, ये देखिए हो गया। जितने भी प्रश्न है प्रिय विद्यार्थी उनका स्क्रीनशॉट मार के सब रख लीजिएगा अच्छे से और जबरदस्त तरीके से इसको जो है तैयार कर लीजिएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मनुष्य में मादा जनन तंत्र का जो है वर्णन करना है। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों देख लीजिए यहाँ पर ये है, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो गर्भाशय भुग्न फंडस, गर्भाशय गुहा हो गया आपका। यहाँ पर देखिए ये चीजें जो हो गई, गर्भाशय ग्रीवा हो गया, ग्रीवा नाल हो गया, योनि हो गया, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से देखिए हो गया यहाँ पर जो भी चीजें हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए जो आपका शुक्राणु हो गया, अंडाणु हो गया, इन सभी का फिगर भी देख लीजिएगा। डायग्राम वो पूछता जरूर है। जनन मादा और पुरुष दोनों जननों को देख लीजिएगा क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई ना कोई पूछता जरूर है। प्राथमिक जनन अंग देखिए क्या है, अंडाशय स्त्री के प्राथमिक जनन अंग होते हैं, ठीक है ना। अंडाशय क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय क्या होता है, वृक्क के समीप मीशोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़े रहते हैं और अंडाशयी लिगामेंट्स द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। अंडाशय क्या होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ठोस होते हैं, ठीक है ना। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो देखिए अंडाशय की सतह पर क्या होता है, छोटे छोटे दानों जैसे उभारते दिखाई देते हैं जिन्हें ग्राफियन पुटिकाएं कहते हैं। ग्राफिकन पुटिकाओं में देखा जाता है तो अंडाणु बनते हैं तथा पुटिका से ही एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का श्रावण होता है। सहायक जनन अंग में देखा जाए तो क्या क्या है, देखिए यहाँ पर सहायक जनन अंग में जो है ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इसमें क्या होता है, सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां शामिल होती हैं। सहायक नलिकाओं में देखा जाए तो देखिए अंड वाहिनियां होती हैं, गर्भाशय होता है, वह योनि होता है, ठीक है ना। अंड वाहिनियां में देखा जाए तो क्या होता है, प्रत्येक अंड वाहिनी पतली कुंडली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन होता है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पहला जो हो गया आपका प्रारंभिक भाग हो गया। कौन सा हो गया प्रारंभिक भाग, फैम्ब्रिएटेड कीप हो गया, फैम्ब्रिएटेड कीप हो गया। मध्य भाग क्या होता है, फैलोपियन नलिका हो गई। तीसरा अंतिम भाग जो होता है इसको क्या कहते हैं, इस्थमस कहलाता है, ठीक है। गर्भाशय जो होता है, दोनों ओर की फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। गर्भाशय क्या होता है, चौड़े थैलेनुमा होता है। इसकी भित्ति मोटी व पेशीयुक्त होती है। देखिए योनि की बात हो गई यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, यह लगभग क्या होता है, लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी पेशी रचना होती है। क्या होता है, लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी पेशी रचना होती है। योनि मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। योनि को जन्मनाल भी कहते हैं। देखिए सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, इन ग्रंथियों का श्रावण जो होता है प्रिय विद्यार्थियों जनन प्रक्रिया में सहायता करता है, ठीक है ना। और स्तन ग्रंथियों में अगर देखा जाए तो क्या है, स्तन ग्रंथियों में अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो स्तन ग्रंथियों में शिशु के पोष हेतु दुग्ध का निर्माण होता है। और बार्थोलिन ग्रंथियां क्या होती है, एक जोड़ी ग्रंथियां जो होती है उन्हीं के पार्श्व में स्थित होती हैं। पुष्पीपादम में अगर देखा जाए निषेचन पश्च घटनाओं की व्याख्या कीजिए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। और वंशागति में गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करना है। औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का वर्णन करना है यहाँ पर। RDNA तकनीक पर टिप्पणी लिखना है यहाँ पर, अथवा समष्टि को परिभाषित कीजिए, इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन भी करना है।
ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का पेपर। ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट में शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।